आज के वीडियो में क्लास 12 जीव विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आए हैं और इसी प्री बोर्ड पेपर की तरह से बिल्कुल बोर्ड पेपर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है। तो देखिए इसमें होगा लाइगेज एंजाइम। जो लाइगेज एंजाइम है ये डीएनए के खंडों को जोड़ता है। जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, बाइंडिंग करता है लाइगेज एंजाइम। और इसमें से जो हेलिकेज एंजाइम है, तो हेलिकेज एंजाइम दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को अलग करता है। जो लाइगेज है ये जोड़ने का कार्य करता है, जो हेलिकेज है ये अलग करने का कार्य करता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को अलग करता है जब डीएनए द्विगुणन होने लगता है। और जो इसमें से पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्राइमर्स को बाइंडिंग करता है। पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये प्राइमर्स को बाइंडिंग करता है। डीएनए रेप्लिकेशन पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएनए अंतरक्षेप में जीनों का मौनीकरण किसके प्रयोग से होता है? जीनों का मौनीकरण कहा गया है, आपको बता दें इसमें आंसर सही होगा डीएसआरएनए। और बताते चलें कि जो आरएनए अंतरक्षेप है ये एक जैविक प्रक्रिया होती है। एक जैविक प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया है। और इसमें होता क्या है, जो आरएनए अणु होता है, आरएनए अणु विशिष्ट एमआरएनए अणुओं को निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय करके कह लीजिए जीन की सक्रियता को रोकता है। तो देखिए आरएनए अंतरक्षेप में जीनों का मौनीकरण किसके प्रयोग से होता है? तो आरएनए अंतरक्षेप क्या है? आरएनए अंतरक्षेप एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है, जिसमें आरएनए अणु विशिष्ट एमआरएनए अणुओं को निष्क्रिय कर देता है और निष्क्रिय करके या इनएक्टिव करके जीन की सक्रियता को रोकता है। और फिर अगला क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें मृदा से संबंधित विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान होता है। मृदा विज्ञान का मतलब है पेडोलॉजी। और देखिए जो इसमें जियोलॉजी है, जियोलॉजी भूविज्ञान होता है। भूविज्ञान को जियोलॉजी कहा जाता है। भूविज्ञान को क्या कहते हैं? जियोलॉजी। अथवा पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है किसमें? जियोलॉजी के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका मतलब यह है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है ये बताना है। तो देखिए इसमें आंसर सही होगा बा वाला, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और गुजरात के कहां? तो जूनागढ़ में स्थित है। और आपको यह भी बता दें कि 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर देखिए इसमें जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड में कहां? तो नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में एक और उद्यान है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के कहां? तो जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में राजस्थान के। और अगर इसमें से उत्तर प्रदेश कहीं होता तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल
पार्क या राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश में कौन है? दुधवा नेशनल पार्क है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है परागण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जैसे एक पुष्प है, इसके ये पुमंग हैं और ये दूसरा पुष्प है, इसके ये देखिए पुष्प है दूसरा, इसके ये पुमंग या पुंकेसर हैं। तो परागण की परिभाषा क्या होगी? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है वैसेक्टोमी क्या है? तो जो वैसेक्टोमी है ये नसबंदी होती है, नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है और ये पुरुषों में की जाती है ताकि गर्भधारण को रोका जा सके। देखिए इस तरह से जैसे मनुष्य के जननांग होते हैं तो इसकी जो वैस डिफरेंसिया होती हैं, जो शुक्रवाहिनी होती हैं, उन शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। इसे ही वैसेक्टोमी कहा जाता है या नसबंदी कहा जाता है। इससे जो वृषण या टेस्टिस में शुक्राणु बन रहे हैं ये बाहर नहीं निकल पाएंगे और निकलेंगे नहीं तो निषेचन नहीं हो पाएगा, इस तरह से गर्भधारण नहीं होगा। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधि के अंतर्गत वैसेक्टोमी आती है या नसबंदी आती है। फिर अगला है संकर पूर्वज संकरण और जांच प्रसंकरण में अंतर लिखिए। देखिए जो संकर पूर्वज संकरण है ये बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस, और जो जांच प्रसंकरण है इसको परीक्षण प्रसंकरण भी कहा जाता है या इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस। तो ये बैक क्रॉस है और ये टेस्ट क्रॉस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए बैक क्रॉस में जो बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस में क्या होता है? जैसे मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध बौने पौधे लिए थे, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था और क्रॉस करवाने पर इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो जो पेरेंटियल पीढ़ी होती है उसे P1 कहा जाता है और जो प्रथम पीढ़ी होती है उसे F1 कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? F1 पीढ़ी का किसी भी पेरेंट से, दोनों में से किसी भी एक पेरेंट से, किसी भी एक P1 पीढ़ी से करवाया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस कहा जाता है। माने ये हुआ कि जो यहाँ पर संकर पौधे निकले हुए हैं, इन संकर पौधों का चाहे इससे क्रॉस करवाया जाए चाहे इससे क्रॉस करवाया जाए, इसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस यानी F1 तथा P1, F1 और P1 के किसी एक जनक के बीच संकरण को ही संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। क्या परिभाषा लिखेंगे? F1 पीढ़ी और P1 पीढ़ी के किसी एक जनक, चाहे इसके किसी एक जनक के बीच संकरण को या क्रॉस को ही संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब जांच प्रसंकरण में क्या है, यानी टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस में देखिए एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, शुद्ध बौना पौधा लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था तो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। अब देखिए ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। अब ये P1 पीढ़ी हुई और ये F1 पीढ़ी हुई। तो F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ संकरण, F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ संकरण ही टेस्ट क्रॉस कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। और जो टेस्ट क्रॉस होता है यह जांच करने के लिए किया जाता है कि जो प्रभावी जीव है वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। प्रभावी जीव समयुग्मजी है यानी होमोलॉगस है या हेटेरोलॉगस है, ये जांच करने के लिए टेस्ट क्रॉस या जांच प्रसंकरण कहा जाता है, इसलिए इसको जांच प्रसंकरण भी कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या हुआ? जब F1 पीढ़ी का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी से करवाया जाए तो उसे ही जांच प्रसंकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, बायोरिएक्टर की उपयोगिता लिखिए। तो देखिए जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर क्या है? एक तरीके का ऐसा यंत्र है जिसमें सूक्ष्म जीवों पौधों जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं
मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है, कल्चर किया जाता है यानी संवर्धन किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि बायोरिएक्टर में सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है, संवर्धन किया जाता है और उनके कल्चर के माध्यम से विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और कुछ वेस्ट एंजाइम भी प्राप्त किए जाते हैं या बीकर भी प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से बायोरिएक्टर की उपयोगिता हो जाएगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक से क्या तात्पर्य है। तो जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक, इसको हिंदी में लाल आंकड़ों की किताब भी कहा जाता है। रेड डाटा बुक को हिंदी में लाल आंकड़ों की किताब भी कहते हैं। और जो IUCN था, IUCN ने विलुप्तता की कगार पर खड़े अथवा कह लीजिए विलुप्त होते हुए पौधों व जंतुओं की लिस्ट तैयार की है। IUCN ने विलुप्तता की कगार पर खड़े या फिर विलुप्त होते हुए पौधों व जंतुओं की लिस्ट तैयार की है, जिसे रेड लिस्ट अथवा रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो रेड डाटा बुक क्या है, जो विलुप्त हो रहे जीव हैं, जो विलुप्त हो रहे पौधे व जंतु हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, एक बुक बनाई गई है, उसे ही रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की किताब कहा जाता है। और जो इसमें से ग्रीन डाटा बुक है, ग्रीन डाटा बुक क्या है, एक छोटी सी जेब के आकार की बुक है या किताब है। जो ग्रीन डाटा बुक है एक छोटे से जेब जैसे होती, बिल्कुल उतने ही आकार की बुक होती है और इसमें वनस्पति उद्यानों में उगने वाले दुर्लभ पौधों को रखा गया है या दुर्लभ पौधों की सूची तैयार की गई है। तो ग्रीन डाटा बुक क्या है, छोटी सी जेब के आकार की बुक है। इसमें वनस्पति उद्यानों में उगने वाले दुर्लभ पौधों को रखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है या सूची है। और आपको बता दें कि ग्रीन डाटा बुक जो है ये दुनिया में विकास जो हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है। दुनिया के विकास का रिकॉर्ड रखता है। अब इसमें दुनिया के विकास का क्या मतलब है, जैसे कृषि में क्या विकास हुआ है, जैव विविधता क्या है, प्रदूषण में आदि के बारे में पूरी जानकारी रखता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। 3 का है परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखना। आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो परख नली शिशु होता है, परख नली शिशु, इसे अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। और कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा यानी कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न संतानों को या उत्पन्न बच्चों को परख नली शिशु कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान उन लोगों पर किया जाता है, लोगों पर करते हैं जो बांझ हैं या बांझपन दंपत्ति जो होते हैं उन पर किया जाता है। यानी जिनके शरीर में निषेचन से संबंधित कोई दोष है, निषेचन नहीं हो पा रहा है तो किया जाता है। और फिर आपको बता दें
कि पहली परखनली शिशु कौन थी? पहली परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन नामक पहली परखनली शिशु थी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। जेनेटिक कोड कहो चाहे आनुवांशिक कोड कहो, तो देखिए जो आनुवांशिक कोड है या जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड होता है जो डीएनए अणु होते हैं, डीएनए अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम ATGCTA, इस तरह से नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है। मतलब डीएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, उसे ही आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। डीएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम या वह सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है? आनुवांशिक कोड कहा जाता है या जेनेटिक कोड कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल के अति प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उस पर टिप्पणी लिखना है। अल्कोहल मीन्स शराब होता है, तो बता दें ज्यादा शराब पीने से या अल्कोहल का अधिक प्रयोग करने से, अल्कोहल का अधिक प्रयोग करने से क्या होगा? हृदयघात, हार्ट अटैक आ जाएगा, हृदयघात हो सकता है, मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है, मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है, और श्वसनपात हो सकता है, यानी श्वसन नली में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, श्वसनपात हो सकता है। जो युवा वर्ग होता है, युवा वर्ग ज्यादा अल्कोहल लेने लगे हैं, जैसे इसका कारण हो सकता है कि स्कूल ना जाना या फिर अच्छा रिजल्ट ना आना, या फिर कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, या अकेलापन हो सकता है, या फिर डिप्रेशन हो सकता है, आदि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और आपको बता दें अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से क्या होगा? लीवर खराब हो जाता है, यानी कि लीवर सोरोसिस हो जाती है, लीवर सोरोसिस। फिर बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। जो बीटी है ये एक मृदा जीवाणु होता है, मृदा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, और इसके स्पोरों में एक प्रोटीन बनती है। उस प्रोटीन को जैवविष कहा जाता है और इसको क्राई प्रोटीन्स कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है। और जो बीटी कपास है, बीटी कपास या बीटी कॉटन भी आप इसको कह सकते हैं, बीटी कॉटन, तो देखिए ये ट्रांसजेनिक फसल है, ट्रांसजेनिक फसल होती है, यानी जीएम फसल है, जीएम क्रॉप है। जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसको जीएम फसल कहा जाता है। जो बैसिलस thuringiensis है, इसके जीन को जोड़ करके सम्मिलित रूप से एक नई फसल बनाई गई जिसे बीटी कपास कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसी फसल है जो भारत में व्यावसायिक रूप से लागू है। फिर अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों में विलुप्त होने के कारण लिखिए। जो वन में रहने वाले प्राणी होते हैं, जो जंगल में रहने वाले प्राणी होते हैं, वो क्यों विलुप्त हो रहे हैं? तो सबसे मेन कारण वनों का कटाव है, वनों का कटाव। देखिए मानवीय जनसंख्या अधिक बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो मानव के क्रियाकलाप होते हैं, मानव की आवश्यकताएं होती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, जिससे मानव वनों को काट रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, जिसकी वजह से जो जंगलों में जीवधारी रह रहे हैं, जीव हैं, उनको नुकसान हो रहा है, या कह लीजिए कि वो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे करके। इसके अलावा भी ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, सुनामी है, ये भी क्या करते हैं कि वन्य प्राणियों को विलुप्त करने में मदद करते हैं।
फिर देखिए चौथा है त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम बताइए या न्यूक्लियाई के नाम बताइए। तो त्रिसंलयन की क्रिया जो है भ्रूण कोश के अंदर होती है। ये भ्रूण कोश है या एम्ब्रियो सैक है। इसमें देखिए नाभिकों के नाम बताना है। तो यहां पर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहा जाता है या प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। प्रतिमुख कोशिकाएं जो बीच में द्विध्रुवीय केंद्रक है, इसे द्विगुणित केंद्रक या द्विध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। द्विध्रुवीय केंद्रक। और नीचे इधर जो 2 कोशिकाएं होती हैं इन्हें सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और यहां पर एक बीच में कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहा जाता है। अंड कोशिका या एग सेल कहा जाता है। और जब देखिए यहां पर 2 नर युग्मक आते हैं तो इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है जिसे सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन या निषेचन कहा जाता है। और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से जाकर के संलयित हो जाता है। तो यहां से संलयित हो जाता है। इस तरह से इसे पूरी क्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन और सत्य निषेचन को मिला करके क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहा जाता है। तो इस तरह से पूरा मैंने बता दिया है चित्र से। और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं विद नोट्स तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यौवना आरंभ क्या है? इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के बचपन के बाद ऐसी अवस्था जिसमें शारीरिक व मानसिक विकास होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। लक्षणों का विकास होता है तो उसे ही यौवना आरंभ कहते हैं। और इसमें होता कौन कौन सा चीजें हैं? दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी मूछ का आना, लड़कों की आवाज भारी होना, लड़कों की आवाज भारी होना, और लड़कियों की आवाज पतली होना, लड़कियों की आवाज पतली होना, और लड़कियों में स्तन का विकास होना, और लड़कों तथा लड़कियों में जननांगों का विकास होना, जननांगों का विकास, और लड़कियों में मासिक चक्र का आना। ये बहुत सारे गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। जो बंध दंपति हैं उनको संतान पाने के लिए सहायता देने वाली विधियों का वर्णन करना है। तो देखिए जो बंध दंपति होते हैं, बंध माने बांझ, दंपति होते हैं, इनके संतान पाने हेतु तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी या ART है, आर्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत IVF, IUI, IUT, GIFT ये सारी विधियां आती हैं। और IVF पर, IUI पर, गिफ्ट पर, इन सब पर, टेस्ट ट्यूब बेबी पर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? वर्णांधता किसे कहते हैं? देखिए आनुवांशिक विकार जन्मजात रोग होते हैं जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं। माता पिता से प्राप्त होने वाले रोगों को आनुवांशिक विकार कहा जाता है। ऐसे रोग जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं या माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें ही आनुवांशिक विकार कहते हैं। और वर्णांधता क्या है? तो वर्णांधता एक जेनेटिक डिसीज है, लिंग संलग्न रोग होता है, रोग है। और इसमें होता क्या है? तो व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। हरे रंग में, लाल व हरे रंग में
भेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। इन सब पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देखिए पिछला अभी जस्ट ही कल ही वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है और पूरी डिटेल से उसमें मैंने समझाया डीएनए अंगुली छापी क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाथी पांव और एस्केरिस्ता। हाथी पांव को एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथी जैसे पांव हो जाते हैं। और ये होता कैसे है, तो वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई नामक जो जीव है इसके द्वारा हाथी पांव या फील पांव या एलिफेंटिएसिस हो जाता है। और जो एस्केरिस्ता है ये एस्केरिस से होता है। एस्केरिस जो गोल कृमि होती है इसके द्वारा होता है और ये आंतों में जाकर के चिपक जाती है, आंतों में घाव कर देती है, घायल कर देती है। तो इन सब के बारे में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मानव हित में सूक्ष्म जीवों का महत्व बताइए। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जैसे घरेलू उत्पाद है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव दही बनाने में उपयोग आते हैं, पनीर बनाने में उपयोग आते हैं, अचार को बनाने में उपयोग आते हैं, ये घरेलू उत्पाद में है। अगर औद्योगिक उत्पाद की बात की जाए, औद्योगिक उत्पादों में डबल रोटी बनाने में, सिरका बनाने में, शराब बनाने में आदि काम आते, चाय बनाने में भी इसी में आ जाएगा औद्योगों में। और अगर औषधि में कहा जाए तो जैसे पेनिसिलिन, औषधि बनाने में जैसे पेनिसिलिन बनी थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अगर कृषि में कहा जाए तो कृषि में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे राइजोबियम था। तो बहुत सारा है, ये आप सब लिख सकते हैं। फिर अगला है पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो पीसीआर विधि से डीएनए की फोटो कॉपी की जाती है, डीएनए की कॉपी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। तो इस पर फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बीटी जीव विष क्या है, यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है। वही बैसिलस थोरेंजिएसिस वाला जीवाणु है और इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी उस तरफ है, तो आप जाकर के वहां से देख लीजिए। फिर अगला है सहजीविता या सहजीवन से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। जो सहजीविता या सहजीवन है इसमें दो जीवों के बीच पारस्परिक ऐसा संबंध जो आपस में एक दूसरे को सहयोग पहुंचाते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये सारी चीजें आती हैं। तो वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है टाइगर प्रोजेक्ट तथा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट क्या है। देखिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये बाघों का संरक्षण है, सन 1973 में शुरू किया गया था। और जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है ये लुप्त प्राय मगरमच्छों को की जो दुर्दशा है उसके लिए बनाया गया है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, उसको सुरक्षा देने के लिए। और कब किया गया है, तो 1974 में से स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर अगला है जैव विविधता क्या है, वन्य जीवन से किस प्रकार भिन्न है, पारतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो इस पर पूरा वीडियो चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं, नामांकित चित्र की सहायता से आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र समझाइए। तो इस पर भी चैनल वीडियो अपलोडेड, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। निषेचन क्रिया किसे कहते हैं, मनुष्य में निषेचन होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन, 99% आएगा ही आएगा, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। फिर अगला है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस पर भी फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो सूक्ष्मजीवों की भूमिका का अभी मैंने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ था संक्षिप्त रूप से, घरेलू खाद्य दही बनाने में, पनीर बनाने में, अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में, तो ये बहुत सारा आप लिख सकते हैं। और इस पर वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, इस पर भी अपलोडेड आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जातियों में प्रतियोगिता के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जातियों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन पर टिप्पणी लिखना है। तो ये भी समष्टि वाले चैप्टर से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हालांकि इस पर सहजीविता और सहोपकारिता क्वेश्चन आता है। फिर अगला है भारत में वन्य प्राणियों पर एक निबंध लिखिए। अब केवल वन्य प्राणी पर एक निबंध लिखना है, तो आप जंगल से लेकर के सारी चीजें इसमें डिटेल से समझा सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को पेपर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।